हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का जो लोकगीत है उसके सारे डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है जेएसएससी का नागपुरी का सिलेबस, जिसके दो पार्ट हैं, एक है व्याकरण, एक है साहित्य। व्याकरण में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। और साहित्य में घ, यहाँ पर खंड घ देख रहे हैं, नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य बनकेवरा भाग 1 के गद्य और पद्य संग्रह जो हैं इसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। खंड ग जो है नागपुरी लोक कथा, इसमें जितनी भी कथाएं पढ़नी है हमें अंगना बुक से, तो उसकी कथाओं को भावार्थ के साथ और एमसीक्यू के साथ ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज का वीडियो खंड ख लोकगीत जो है उससे संबंधित है। आप यहाँ पे खंड क में भी देखिए नागपुरी लोक साहित्य, इसमें भी हमें लोकगीत पढ़ना है। तो नागपुरी लोक साहित्य का लोकगीत जो है उसमें जो भी हमें पढ़ना है उसे भी हम लोग आज ही की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो में बतला दूं क्या क्या मैं बतलाने जा रहा हूं। लोकगीत का परिचय, उसकी परिभाषा, लोकगीत और शिष्ट गीत में क्या अंतर है, लोकगीत, शिष्ट गीत, संगीत क्या होता है, लोकगीत का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, और लोकगीत जो हमें पढ़ना है वो कौन कौन सा लोकगीत है। तो ये सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोकगीत, लोकगीत जो होता है, लोकगीत लोक चाहे समाज कर गीत होवेला, जेके एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज कर आदमी मन मिलजुल कर गावेला। इसमें कह रहा है कि लोकगीत जो होता है लोक चाहे समाज का गीत होता है, जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं गाता है, पूरा समाज का आदमी लोग मिलजुल कर गाते हैं। हम लोग अपने समाज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोगों का जो झारखंड में समाज है, नागपुरी समाज है, हम लोग आंगन में बैठ के जो स्त्रियां गाना गाती हैं उसे आंगने कहते हैं। उससे अगर आगे का रूप अगर देखा जाए, उससे आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग अखड़ा में बैठ के गाना गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ठीक है। तो वही झूमर बन जाता है, ठीक है। हम लोग हर पर्व त्योहार के मौके पे गीत गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। नागपुरी में, झारखंड में कहा जाता है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, गुनगुनाते हैं। हम लोग चलते नहीं हैं, थिरकते हैं। आपको आपका बचपन याद होगा कि जब आपको सरकारी स्कूल के बिरसा सर या मुनेसर सर ये पूछते होंगे, चल रे दू के पहाड़ा सुनाओ, तो आप लोग कैसे सुनाते थे, याद कीजिए। आप लोग सुनाते थे दू एकम दू, दू दूनी चार, दू तिया छे, दू चौके आठ। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग गुनगुनाते हैं, हम लोग चलते नहीं हैं, हम लोग थिरकते हैं, ठीक है। आगे है तो लोकगीत पारंपरिक गीत है के जे अवसर विशेष ने गावल जाएला, जैसे रीति रिवाज, जन्म मृत्यु, शादी ब्याह, ऋतु संबंधी मन। तो हम लोग जो होते हैं, लोकगीत जो होता है वो पारंपरिक गीत होता है, जो कि एक परंपरा चली आ रही है। आपके जो आजा आजी, नाना नानी हैं वो गीत गाए, वही गीत आपके मम्मी पापा, आपके काका काकी ये लोग गाए। अब उन लोग जो गीत गा रहे हैं उसी गीत को हम लोग सुनेंगे, और हम लोग जो गीत गाएंगे उसी गीत को हमारे सक्सेसर, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुनेंगी और उसी गीत को गाएंगी। तो लोकगीत जो होता है वो पारंपरिक गीत होता है, जिसका कोई रिटन प्रमाण नहीं होता है, लिखित प्रमाण नहीं होता है, जो रीति रिवाज में गाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों के यहाँ गीत का प्रावधान है। शादी ब्याह में, ऋतु संबंधी कोई काम भी करते हैं, जैसे हम लोग धन रोपनी रोपने जाते हैं तो सब कोई मिलके धान भी रोप रहे हैं और गीत गा रहे हैं। बारिश हो रही है, गुंगू पतई का हम लोग बरसाती पहन लिए हैं और धन रोपनी में धान रोप रहे हैं। ये सारी बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको एक फैक्ट बतला दूं, भारत में लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वो नागपुरिया बोलते हैं। टू बी स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो 2011 के सेंसस के अनुसार 5,01,30,000 लोग जो हैं वो नागपुरिया बोलते हैं। नागपुरी के जो प्रसिद्ध जानकार हैं प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद केसरी, उन्होंने तो नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा है। इन्होंने ही नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि बचपन में जब हम लोग गाय गरू, छगरी बकरी चराने जाते हैं तो हम लोगों को बांस की लाठी नहीं दिया जाता है, बांस की बांसुरी दे दिया जाता था। और उसी बांस की बांसुरी को फूंकते फूंकते कब हम लोग बांसुरी का मधुर तान छेड़ना सीख जाते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो हम भी खुद नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संगीतात्मक रूप में
एकर परंपरा है जेके अखरा चाहे अंगना में गावल बजावल नाचल जाएला। आपको ये मैं बतला दूं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, मतलब कि आपके जो आजा आजी सीखे वही आपके आजा आजी जो हैं वो अपने मम्मी पापा से सीखे होंगे। आपके आजा आजी जो गाए वो अब आपके मम्मी पापा गा रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो नाच रहे हैं गा रहे हैं वही अब आपके आने वाली पीढ़ियां गाएंगी। ठीक है, तो लोकगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संगीतात्मक रूप में इसका परंपरा है, जिसको हम लोग अखरा या अंगना में गाते हैं, बजाते हैं और नाचते हैं। जब बजाने की बात हो और मांदर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मांदर जो है वो हम लोगों की जीवन शैली है। हर एक घर में मांदर जरूर बजता है। जब तक मांदर का धितंग तांग ये आवाज ना आए तो जीवन जीने का मजा ही क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर जाति वर्ग समूह के अपने अपने मांदर होते हैं। मांदर को लेके तो गीत भी है कि मांदर किनलो दादा जनी किनल नियर लागेला, मांदर फुटलो दादा जनी मुरल तरी लागेला। इसका मतलब ये होता है कि मांदर खरीद कर लाया हूं, ऐसा लगता है अपनी जीवन संगनी अपनी पत्नी को लेकर आया हूं, और मांदर अगर फूट गया तो ऐसा लगता है मानो जीवन संगनी का साथ छूट गया। तो इस तरह के तो गीत हैं मांदर को लेके, हमारे बाजा को लेके। तो लोकगीत जो है, संगीत जो है हमारे नस नस में है। आगे बढ़ते हैं। लोकगीत ने काव्य शास्त्रीय बंधन नी होवेला से चलते छंद से बगरा महत्तम राग और बाजा कर होवेला। देखिए, हम लोगों में लोकगीत में किसी भी तरह का शास्त्रीय बंधन नहीं होता। शास्त्रीय बंधन मतलब कि 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, तो उसके नियमबद्ध होके हम लोग कोई गाना नहीं गाते हैं। छंद से बगरा महत्व, छंद क्या हुआ? छंद का मतलब होता है किसी भी गीत को क्रमबद्ध और नियम के अनुसार गाना, उसी को हम लोग छंद कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तहत बतला दूं, जैसे कोई चौपाई है, एक चौपाई है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब देखिए, पहला लाइन क्या था? रघुकुल रीत सदा चली आई, तो आई जो है उसका राइमिंग होना चाहिए सेकंड लाइन में कि प्राण जाए पर वचन न जाई। एक नियम के तहत ये बद्ध है, ठीक है, तो उसी को हम लोग छंद कहते हैं। तो नागपुरी के जो लोकगीत होते हैं उसमें छंद से ज्यादा महत्तम हम लोग राग और बाजा को देते हैं। ठीक है, आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। गीत का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे समाज में, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे नस नस में है। ठीक है, आई होप लोकगीत के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं इसे पॉज करके आप लोग लिख भी लीजिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी लिए हैं, जेएसएससी की भी नियमावली बदल सकती है और आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। इस बार तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देने हैं, लेकिन अगर आप लोग पॉज करके मैं जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में बतलाया कि उन्होंने नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुरी को बांसुरी की भाषा किसने कहा है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकते हैं। तो पॉज करके वीडियो को आप लोग सुन के एक नोट्स बना लीजिए। और इन्होंने ही नागपुरी को गीतों की रानी कहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा है, तो प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद ने कहा है। विशेश्वर प्रसाद का आपको कुछ डिटेल्स भी दे देता हूं। प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद जो हैं नागपुरी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने नागपुरी में काफी रिसर्च किया है। इनका जन्म जो हुआ था वो पिठोरिया में हुआ था। रांची के पास जो पिठोरिया है, उसी को, पिठोरिया का आसपास का क्षेत्र को ही नागवंशी लोग सुतियांबे गढ़ बनाए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी सुतियांबे का जो इलाका है उसको पिठोरिया आज के समय कहा जाता है। तो इसी में जन्म हुआ था प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद का। वे नागपुरी के बहुत जाने माने शिक्षाविद थे। वो उनका जो पहला जो पोस्टिंग हुआ था वो डाल्टनगंज में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में उनका पोस्टिंग हुआ था, और रांची विश्वविद्यालय में एज ए मेंटर भी इन्होंने काम किया है। तो ये सारे डिटेल्स हैं प्रोफेसर विशेश्वर प्रसाद के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोकगीत और शिष्ट गीत का अंतर। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि लोकगीत और शिष्ट गीत में क्या अंतर है। तो शिष्ट गीत रचल चाहे लिखल जाएला, जेकर कोनो रचनाकार होए ना। तो शिष्ट गीत जो होता है उसको रचा जाता है चाहे लिखा जाता है, और उसके कोई रचनाकार होते हैं। लोकगीत अलिखित और पारंपरिक होएला, जेकर कोनो रचनाकार नहीं होए ना। लोकगीत अलिखित होता है और पारंपरिक होता है, जिसके कोई रचनाकार नहीं होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हम लोगों में चला आ रहा है। आगे अगला अंतर है, शिष्ट गीत समय विशेष कर रचना है के
और लोकगीत समाज कर पुराना काल से चलते आवत है के। शिष्ट गीत जो है किसी फिक्स्ड समय का रचना है, किसी समय में इसको लिखा गया है, लेकिन लोकगीत कब से चला आ रहा है ये किसी को नहीं पता है, बस चला आ रहा है। ठीक है, आगे है शिष्ट गीत में छंद जरूरी है के, और लोकगीत ने राग कर प्रमुख विशेषता होवेला। ठीक है, शिष्ट गीत में छंद जरूरी होता है। छंद के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि छंद जो होता है वो किसी भी कविता में या फिर किसी भी गीत में एक नियमबद्ध तरीके से जिस चीज को लिखा जाता है उसी को हम लोग छंद कहते हैं। अगर हम लोग कॉमन वर्ड्स में कहें तो राइमिंग होता है, जो मैंने अपने चौपाई में एक चौपाई जो बतलाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए इसमें अंतिम में क्या है, चली आई, राइमिंग है। ठीक है, तो इस तरह से क्रमबद्ध रूप में जो लिखा जाता है उसी को छंद कहते हैं। तो शिष्ट गीत में छंद का होना जरूरी होता है। तो लोकगीत में राग कर प्रमुख विशेषता होता है, उसमें छंद का होना कोई जरूरी नहीं है। अगला अंतर है, शिष्ट गीत जो होता है वो रस, अलंकार, गुण, ध्वनि, तुकांत, मन, शिष्ट गीत कर काव्य शास्त्रीय विधान है कहें। एक शास्त्रीय विधान के तहत शिष्ट गीत को गाया जाता है या लिखा जाता है। लोकगीत समय कर साथ बदलाव, जीवन कर सुख दुख, समाज कर अनुभूति, परंपरा, विश्वास, संस्कार, पर्व त्योहार से जुड़ल होना। लोकगीत जो होता है समय के साथ जो बदलाव हुआ है, आपकी जीवन शैली में किस तरह से दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, समाज की जो अनुभूति होती है, ठीक है, ये सब को लेकर लोकगीत जो होता है उसको हम लोग गाते हैं। अगला अंतर है, शिष्ट गीत ने व्यक्ति विशेष कर हाथ होएला, जेके लिखित और प्रकाशित होएला। शिष्ट गीत में कोई एक व्यक्ति जो होता है उस गीत को लिखता है, उसका वो रचनाकार होता है और उसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसको पब्लिश किया जाता है। हम लोग शिष्ट साहित्य पढ़े, शिष्ट साहित्य में क्या था, बनकेवरा था। बनकेवरा भाग 1 में गद्य देखें, हम लोग पद्य देखें, तो सब में आप देखे होंगे रचनाकार होंगे। लेकिन वही आप देखिए लोक कथा में, जैसे बनहिरनी का बेटा, तो बनहिरनी का बेटा का कोई रचनाकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोक कथा है। उसी तरह से लोकगीत भी है, लोकगीत का कोई रचनाकार नहीं होते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकगीत लोक चाहे समाज कर गीत होवेला, जेके एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज कर आदमी मन मिलजुल कर गावे ना। तो लोकगीत को सारे लोग मिलकर गाते हैं और उसका कोई रचनाकार नहीं होते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यह है लोकगीत में शिष्ट गीत और लोकगीत का अंतर। आई होप आप इसको समझे होंगे। अच्छा दोस्तों, तो लोकगीत हो गया, शिष्ट गीत हो गया, तो संगीत क्या होता है? संगीत जो होता है नाचना, गाना और बजाना, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग संगीत कहते हैं। शिष्ट गीत में छंद की विशेषता होती है, लोकगीत में छंद की विशेषता नहीं होती है। संगीत क्या होता है, वो नाचना, गाना और बजाना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग संगीत कहते हैं। तो लोकगीत और शिष्ट गीत दोनों संगीत के अंदर ही आते हैं। ठीक है, आई होप इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकगीत का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं लोकगीत का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। पहला, मर्दाना समूह कर गीत, मर्दानी झूमर, खेमटा, थड़िया, गोलवारी, रसकिर्रा, उदासी और पावस, ये सारे जो गीत हैं वो मर्दाना समूह कर गीत हैं। गीत का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया है कि मर्दाना लोग जो गीत गाते हैं वो कौन कौन सा गीत है। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, मर्दानी झूमर, खेमटा, ठड़िया, गोलवारी, रसकीरा, उदासी, पावस, ये सब मर्दाना समूह के गीत हैं। आगे देखते हैं जनाना समूह कर गीत, वैसा समूह जिसमें औरतें जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं वो मिलजुल कर गाती हैं, वही जनाना समूह कर गीत हो गया। अब इसमें कौन कौन सा गीत आता है, जनी झूमर है, झुमटा है, अंगनई है, झांझाइन है, लाइर है, बिया है, डमकच है, लहसुआ है, ये सब जो है वो जनाना समूह कर गीत है। ठीक है, आगे है समय या पहर कर अनुसार गीत। देखिए हम लोगों में समय के अनुसार भी गीत गाया जाता है। कौन कौन सा है, जैसे पहला सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभाती। पहला सांझ मतलब कि खाना खाने के बाद जो अठबेरिया का समय होता है, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसी को हम लोग पहला सांझ कहते हैं। आप समझिए 4 से 5 बजे का समय जो होता है उसको हम लोग पहला सांझ कहते हैं। तो वो पहला सांझ का गीत हो गया। उसके बाद अधरतिया, रात में जब हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जो गाना गीत गाते हैं, आधी रात तक वो गीत चलता रहता है, तो उसी को हम लोग अधरतिया कहते हैं। भिनसरिया क्या होता है, सुबह 4 बजे का समय जो होता है, 4 से 4:30 बजे के बीच का समय, 4 से 4:30 बजे के बाद का समय जो होता है सूर्योदय होने तक। ठीक है, तो इस बीच अंतराल का जो समय होता है उसी को हम लोग भिनसरिया कहते हैं। और प्रभाती क्या होता है, जब सूर्योदय हो चुका है उस समय जो गीत गाया जाता है उसी को हम लोग प्रभाती कहते हैं।
ये सारे गीतों का डिटेल्स मैं आपको दूंगा अपने अगली वीडियोस में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ लोकगीत के बारे में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आगे है मौसम के अनुसार गीत। हम लोग मौसम के अनुसार ही गीत गाते हैं, जैसे बसंत में फगुआ गाते हैं, फगुआ पुछारी गाते हैं, पचरंगी गाते हैं, गर्मी में उदासी गाते हैं, पावस गाते हैं, और फिर बारिश के दिनों में भदवाही गाते हैं। सावन जो होता है वो बारिश का महीना होता है, सावन के बाद भादो का महीना होता है, उसमें बहुत जोरों से बारिश होती है, तो उस समय हम लोग भदवाही गाते हैं। आगे है पर्व और उत्सव कर गीत। हम लोग पर्व और हर एक उत्सव में गीत गाया जाता है, जैसे फगुआ, होली का समय है फगुआ, फगुआ पुछारी, रंग, पचरंगी, मंडा। हम लोगों में बहुत पवित्र एक त्योहार होता है मंडा, इसी में आगों पे लोग चलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आग के शोले जलते रहते हैं, उसमें लोग चलते हैं, तो मंडा बहुत ही पवित्र पर्व होता है हम लोगों में। करम होता है, जितिया होता है, सोहराई होता है, और पर्व भी बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन मंडा का एक विशेष महत्व है, इसीलिए मंडा का मेला लगता है, ठीक है, और इसमें हम लोग मंडा गीत गाते हैं, ठीक है। आगे है क्रिया या श्रम संबंधी गीत। हम लोग जब जो भी काम करते हैं, हम लोग का ज्यादातर काम कौन सा होता है? कृषि संबंधी गीत होता है, ठीक है। तो कृषि संबंधी गीत में जैसे धनरोपी एक तरह का गीत ही है। जब सबको लोग धान रोपने जाते हैं तो धान को रोपते हुए गीत गाते हैं, और कृषि संबंधी गीत, ये सब क्रिया संबंधी गीत के अंतर्गत आते हैं। और सातवां है नाचे कर मुद्रा कर अनुरूप गीत। नाचने की जो मुद्रा होती है, डांसिंग का जो स्टाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग गीत गाते हैं। तो वो कौन कौन सा गीत है? झूमर है, लहसुआ है, ठडिया है, लुजरी है और गुलवारी है। तो ये है लोकगीत का वर्गीकरण, जिसको मैंने 7 पार्ट में आपके सामने डिवाइड करके रखा है, ताकि ये आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आपको इसको पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिए। हर एग्जाम में नागपुरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका एमसीक्यू का वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन अभी के समय आप लोग इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे है हम लोगों को क्या पढ़ना है। लोकगीत में हम लोगों को डमकच, पावस, उदासी, फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ झुमुआ और सोहराई गीत पढ़ना है। तो ये सारे गीत जो हैं, एक एक गीत का वीडियोस और उसके एमसीक्यूज मैं अपने अगले वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा। आज का वीडियो लोकगीत, लोकगीत का परिचय, लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत और शिष्ट गीत में अंतर, लोकगीत, शिष्ट गीत और संगीत क्या होता है, लोकगीत का वर्गीकरण कैसे हुआ, ये सारा डिटेल्स हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडुअंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।